अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। अच्छा, रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डिफाइन रेशो एज द रिलेटिव विच वन ऑफ द क्वांटिटी बेस्ड। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो इसमें होगी ऊपर। ये है कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। मतलब कि अगर हम 2 क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड की हो, तो अगर हम उनका कंपैरिज़न करें तो उसको हम रेशो कहेंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी 2 गर्ल्स का हम वेट जो है मेज़र कर रहे हैं, तो उनका वेट जो है, अगर केजीज़ में, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा-सा इसको रीड कर लें। वेट ऑफ सहर एंड शबाना आर 45 केजी एंड 15 केजी रिस्पेक्टिवली। टू रिलेट देयर वेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है? अच्छा, ये जो है वो ये 45 केजी है इसका, एक का है, दूसरी का है 15 केजी। सर इज़ 30 केजी हेवियर देन शबाना। मतलब सर का जो वेट है, वो शबाना से जो है वो 30 केजी ज़्यादा है। ठीक है? ये हम कंपैरिज़न कर रहे हैं, हम रेशो समझ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद है सर's वेट 3 टाइम्स ऑफ शबानाज़ वेट। ठीक है? सर का जो वेट है वो 3 टाइम जो है वो शबाना से ज़्यादा है, क्योंकि इसका 15 है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45। ठीक है? तो मतलब 3 टाइम जो है वो ज़्यादा है सर जो है का वेट जो है वो सर्ड्स के वेट से जो है शबाना का वेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है? अच्छा, ये देखें, आप पे गौर करें कि अगर ये जो है वेट वो केजी में है, तो ये भी केजी में है। तो ये दोनों जो है क्वांटिटी जो है वो सेम काइंड की हो गई। तो इसी वजह से हम जो है ये क क्या कर क्या रहे हैं, हम कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, रेशो बोलेंगे। जब हमने 2 जो है वो सेम काइंड ऑफ जो है वो चीज़ों की जो है वो हमने क्या किया, कंपैरिज़न किया, तो हम उसको रेशो बोलेंगे। ठीक है? अच्छा जी, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर इन व्हिच रेशो रिटन इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब ऑर्डर जो है वो लिखा जाता है रेशो में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जैसे इस तरह लिखते हैं, 45 रेशो 15। ठीक है? और ये जो है सर्ड्स वेट इज़ 15 रेशो 45। मतलब कि अगर आप पहले जो है शबाना की बात करेंगे तो उसका वेट लिखेंगे, फिर सर का लिखेंगे। फिर अगर कहें कि जो सास का शबाना से है, तो फिर इस हिसाब से जो है हम इसको जो है वो लिखेंगे। लिखने का भी तरीका जो है वो होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है दूसरा यहाँ पे जो है टू फाइंड बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ नेसेसरी देयर मस्ट बी द सेम काइंड। मतलब रेशो की डेफिनेशन वही बता रहा है कि रेशो जो है वो क्वांटिटीज़ 2 होंगी, तो उसमें जो हम चीज़ देखेंगे वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ थिंग्स होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, फिर नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आते रहती हैं चीज़ें। ठीक है? रेशो जो है वो हम इस तरह लिखते हैं। अच्छा, इसमें जो पहली हमारी जैसे 2 है, तो वो हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट। ठीक है? एनटीईसीईडी मतलब उसका नाम है, पहली वाली रकम का। दूसरी जो रकम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है? एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। तो 2 यहाँ पे एंटीसीडेंट है और 3 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी तरीके से ये बकाया जो 3 रेशोज़ हैं की जो बाँट के लिखी हुई हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अली हैज़ 500 एंड सीमा हैज़ 309 रुपीज़। राइट द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट। मतलब दोनों को जो है वो हम जो क्या कर रहे हैं, उनको रेशियो लिख रहे हैं, लेकिन दोनों के पास हैं क्या? दोनों के पास रुपीज़ हैं, पैसे हैं। ठीक है? अच्छा, अली का जो हम किससे कंपैरिज़न कर रहे हैं, सीमा के पैसों से। तो पहले हमने अली के लिखे 500, उसके बाद हमने सीमा के लिखे 309। तो ये बीच में जो आपको ये 2 डॉट इस तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल ऑफ रेशो। और इसको रीड कैसे कैसे करेंगे, 500 रेशो 309। ठीक है? अच्छा जी, ये तो हमने जो है वो जो है वो कर दिया इसको। फिर आगे हम इसको जो है वो सिम्प्लीफाई भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 40 रेशो 8। मतलब 40 रेशो 8 का जो इक्विवेलेंट, या इसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा सबसे छोटा, जो हम जिसको फाइंड करेंगे, जो नंबर आएगा, तो वो हमारा जो होगा वो उससे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा 40/8, फिर 40 को डिवाइड किया 2 से और 8 को भी डिवाइड किया 2 से। ठीक है? मतलब 2 का टेबल दोनों पे पड़ा, तो आंसर क्या आ गया, 20/4। मज़ीद हमने क्या किया, तो हम मज़ीद क्या करेंगे, इसको 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे, 20/4 को, तो यहाँ पे 20 के पे जो
मतलब सिंप्लीफाई करना है आप, दोनों पे जो टेबल सेम आना चाहिए। 20 पे 2 का टेबल लगेगा 2 टाइम, और 4 पे जो है 2 टाइम लगेगा 2 टू द 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 रेशो 2। मजीद इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 रेशो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 5 द 10 या 5 टू द 10 और 2 1 द 1, ठीक है। तो हमारा जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म मिला वो हमें क्या मिला, 5 रेशो 1। इसका मतलब है ये 5 रेशो 1 जो है हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशो है। यहाँ से सबसे लोअर जो है लो इक्विवेलेंट जो है 40 रेशो 8 का, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द जो है वो हमारे पास उस 40 रेशो 8 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ना इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो रेशोज़ को जो है क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद इसने जो है एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं रुपीज़ का, रुपीज़ से जो है इस तरीके से हम फिर उसको जो है उसने क्या किया है, 210 को 105 का रेशो निकाल के आखिर में 2 रेशो 1 जो है उसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। तो रेशो और फ्रैक्शन के बीच में क्या जो है वो डिफरेंशिएट है, तो ये कह रहा है रेशो इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब ये भी आ सकता है कि रेशो में जो न्यूमरेटर होता है हमारे पास, जैसे 3 है यहाँ पे, तो वो हमारे पास एंटीसीडेंट है, और 4 यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 3 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर है तो एंटीसीडेंट हो जाएगा, और 4 जो है वो डिनोमिनेटर है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि पहली रकम को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे, और जो दूसरी रकम है हमारे पास वो क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन फ्रैक्शन और रेशो का। अब आते हैं हमारे पास जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 रेशो 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या होगा, जो है वो एंटीसीडेंट हो गया, और 7 हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, जो कि डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। चलिए जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सिम्प्लीफाई, ये चीज़ें इतनी काम की नहीं है, तो हम आते हैं प्रोपोर्शन पे, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन जो है अगर रेशो समझ में आ गया तो प्रोपोर्शन बहुत ईज़ी है। प्रोपोर्शन क्या है, ट्रू इक्विवेलेंट जो रेशो फॉर्म प्रोपोर्शन, मतलब जो 2 बराबर, यहाँ पे जो चीज़ है समझने वाली कि बराबर होने चाहिए। जैसे 3 रेशो 4 है वो 6 रेशो 8 के बराबर है, ठीक है। यहाँ 3 रेशो जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म है 6 रेशो 8 का, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो बीच में जो साइन आ रहा है इक्वालिटी का भी आता है, और आप 4 डॉट भी देते हैं, तो ये प्रोपोर्शन की साइन है, इसको हम बोल दें जो ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, तो ये प्रोपोर्शन है। मतलब 2 इक्विवेलेंट रेशो फॉर्म अ प्रोपोर्शन, मतलब जो 2 बराबर रेशो होते हैं तो वो उसमें क्या होते हैं, वो एक प्रोपोर्शन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एक छोटी-सी चीज़ समझने की है कि अगर हम 4 क्वांटिटी लिखते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा रीड भी कर लेते हैं। ये 2:7 प्रोपोर्शन 6:21, 2:7 प्रोपोर्शन 6:21, तो यहाँ पे एक हमारे पास 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी होंगे, ठीक है। अच्छा, जो बीच वाली 2 क्वांटिटी थी हम उसको क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे, और जो बाहर वाली है जैसे 2 और ये 21 है, ये हमारे पास 2 और 21 है, तो हम इसको बोलेंगे एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो है वो आपकी क्या आती हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, और थर्ड और सेकंड और थर्ड को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम बाहर वाले आपस से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसको, ये जैसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब जो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ही आप देख लीजिएगा, 2 को अगर 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आएगा, और 7 को 6 से करेंगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमेशा-हमेशा जो बाहर वाले और जो मीन और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा-हमेशा बराबर होता है, ये रूल है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास मीन और एक्सट्रीम जो है प्रोपोर्शन आ गया, यहाँ पे ये देखें 2:3 इज़ इक्वल्स टू 10:15, ठीक है। तो इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मीन जो है वो 3:10 है, जैसे 3:10 जो है वो मीन है, और जो एक्सट्रीम है वो 2 जो रेशो 15 है, या 2 एंड 15 है, और मीन जो है हमारे पास 3 एंड 10 है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आंसर आएगा, 3 को 10 से करेंगे तो वो हो जाएगा 30। तो ये हमेशा-हमेशा क्या हो जाएँगे, बराबर ही रहेंगे, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाले आपस में, जिसको हम मीन और एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। जैसे इसने किया है 33 को 27 से, और 3 यहाँ पे जो है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन की जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। या थर्ड जो है वो प्रोपोर्शन की जो है वो जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या किया, 33 को हमारे पास जो है वो 27 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मीन आपस में करेंगे, और हमारे जो एक्सट्रीम है वो आप आपस में करेंगे। तो देखिए ज़रा, 33 को 27 से किया, 3 को एक्स से किया, फिर एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो 3 है, 3 का टेबल हमने पढ़ा, तो 9 3 27, तो ये हमारे पास क्या बचा, एक्स इज़ इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई बाय 9 बचा। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या हमारा 297, तो एक्स का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गया,
297, ठीक है। और सो भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, मज़ीद हम देख लेते हैं कि इसने ये जो क्वेश्चंस किए हैं ये वाले, इसमें जो है फोर्थ जो है वो, इसमें आपको ये बोल सकता है, ये सवाल देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5 एंड 8 का मतलब इसमें जो एक मिसिंग है वो कौन-सा है? फोर्थ। तो ये वाला बस फोर्थ जो पूछेगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे? एक्स दे देंगे। फिर वही तरीका है, बाहर वाले आपस में, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई करके और एक्स्ट्रा वैल्यू जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये सवाल जो है ये थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 एंड 9 मतलब मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है और 4 और 9 जो है वो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन जो हमारे पास दे रहा है। तो ये देखें 4 और 9 जो है एक्सट्रीम पे करे हुए हैं और मीन जो हमारे पास एक्स जो है वो मीन प्रोपोर्शन हो गई, क्योंकि हमें वो फाइंड करनी है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि आपको पता है मीन आपस में मल्टीप्लाई होती है और एक्सट्रीम आपस में। तो एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इक्वलिटी में आप इधर-उधर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्स को हमने लेफ्ट पे रख दिया ताकि हमें वैल्यू ढूँढने में जो है सूटेबल जो है फॉर्मेट मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 36 मिला, अब स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 6 को भी 36 को हम जब स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जिसको हम 6 स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर आपका हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर जो है वो पावर रूल के हिसाब से जो है कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, तो आपका जो है वो स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर और 36, तो ये स्क्वायर खत्म और 36 का 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो है पावर मेथड में हम क्या करते हैं, जो सेम पावर होते हैं वो भी कैंसल आउट हो जाते हैं। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या मिला? 6 मिला, तो इसका मतलब है 4 रेशो, ठीक है, सॉरी 4 रेशो, ये बार-बार आ रहा है, 4 रेशो 6 रेशो 6, फिर आगे जो है वो इसको हम थोड़ा-सा पीछे करके लिख देते हैं। 4 रेशो 6 रेशो 6 रेशो, फिर उसके बाद हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है, बार-बार एरर चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हमारा जो एक्सरसाइज़ है, इसमें भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द मीन जो है वो एंड एक्सट्रीम, तो आपको बड़ा ईज़ी से आप बता सकते हैं, 2 और 20 एक्सट्रीम है, 5 और 8 जो है हमारा मीन प्रोपोर्शन है। तो इसी तरीके से अब आते हैं जो हमारी मेन जो एग्ज़ाम्स में चीज़ें आती रहती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़, जैसे यहाँ पे ये है कि अगर कोई चीज़ ₹5 की है तो वो 1 है, और अगर कोई ₹10 की 2 चीज़ें मिल रही हैं, ₹15 की 3 मिल रही हैं, इसी तरह जो है क्वांटिटीज़ बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो है पेंसिल की जो तादाद भी बढ़ रही है। मतलब एक पेंसिल की ₹5 तादाद है, तो अगर हम ज़्यादा पेंसिल लेंगे तो वो प्राइस भी बढ़ जाएगी। मतलब हमने क्वांटिटी ऑफ पेंसिल बढ़ाया, तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और इसी तरीके से रुपीज़ जो कॉस्ट भी बढ़ गई और जो है पेंसिल की तादाद भी बढ़ गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो है कुछ यहाँ पे इसने दी हुई है कि इन द अबव चार्ट द रेशियो बिटवीन 1 पेंसिल एंड 2 पेंसिल, तो ये सारी चीज़ें जो है बता रहा है कि अगर एक ₹5 में 1 पेंसिल मिल रही है, तो इसी तरीके से मोर कंस्ट्रक्शन, मोर मटेरियल, लेस मनी, लेस शॉपिंग, मतलब अगर एक चीज़ बढ़े, तो दूसरी भी बढ़े। अगर एक चीज़ कम हो रही है, तो वो दूसरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि अगर पहले 4 पेंसिल मिल रही थी ₹20 में, तो 3 कितने की मिलेंगी, 15 की। मतलब प्राइस अगर कम हुई, तो क्वांटिटी भी कम होगी, तादाद भी कम है। तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, और अगर एक कम होती है, तो वो दूसरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन इनडायरेक्ट जो है इसके इनवर्स है, जिसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। वो इसके उल्टा है कि फ़र्ज़ करेंगे 2 मज़दूर जो है वो 40 आवर्स लेते हैं, 40 घंटे लेते हैं कोई काम करने में, तो 4 मज़दूर क्या करेंगे, टाइम कम लेंगे। मतलब अब मज़दूर बढ़ गए और टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो एक चीज़ बढ़ गई और दूसरी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 2 मज़दूर थे, 40 घंटे लग रहे थे, अब हमने मज़दूर 2 बना दिए, तो हमारे पास पहले 40 थे, अब 20 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए टाइम कम लगा और मज़दूर जो है बढ़ गए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये सिंपल सी मिसाल है, तो ये आपका इन्वर्स हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कुछ इसमें हाइलाइट किया, लेस स्पीड, मोर टाइम टेकन, मोर स्पीड, मतलब अगर हम गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं, तो टाइम कम लगेगा। अगर हम स्पीड कम करते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हम कोई सफ़र कर रहे हैं। मोर टाइम लेस वर्कर्स रिक्वायर्ड, वही वाली मिसाल दे रहा है मज़दूरों वाली, ठीक है। अच्छा, इसको हम हाइलाइट क्यों ना कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से जो है वो चीज़ें इसमें जो है क्लियर की हुई हैं, ठीक है। इसको भी हम जो है वो हाइलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम, हाँ, कि इसके प्रॉब्लम्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक मिसाल देख लेते हैं कि इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, मतलब 20 मीटर लगते हैं, 20 मीटर लगते हैं, 4 सूट बनते हैं। 20 मीटर में से कितने बनने हैं, 4 सूट बन रहे हैं, तो बताएँगे 15 ड्रेस कितने जो है वो उसमें से मीटर में से बनेगा। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें कि पहले 4 ड्रेस बन रहे थे, अब कितने बन रहे हैं, 15 ड्रेस। तो उस ड्रेस की तादाद बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स मीटर भी ज़्यादा लगेंगे, तो ये कौन-सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं, ड्रेस रेशो हमारे पास ये मतलब इस तरह जो हम 2 क्वांटिटीज़ का जो है वो हम बनाएँगे, ठीक है। तो ड्रेस का हमने किसने किया, क्लॉथ एंड मीटर्स, ठीक है। तो पहले 4 जो ड्रेस बन रहे थे 20 मीटर में, फिर 15 ड्रेस का हमें पता नहीं है कितने मीटर्स लगे हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ एक्स दे दिया। अब हमने क्या करना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एरो के साइन जो है दोनों नीचे कर लिए, या दोनों आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये है क्योंकि 6th क्लास में जो है वो इस तरीके से है कि दोनों का आपने नीचे करना है और इनवर्स में दोनों का ऊपर करना है, ठीक है। और ये नीचे हम एग्ज़ाम्पल इनवर्स का भी देखेंगे।
चलें इसके बाद हमने क्या करना, अब एरो का साइन नीचे है तो पहले 4:50, 4:15 होगा, फिर एरो का साइन 20:x है तो 20, मतलब इस तरीके से हम जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद ये तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, बाहर वाले आपस में और अंदर वाले आपस में, तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्या हो जाएगी 75 जो है मीटर्स लगेंगे हमें 15 सूट बनाने में, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है, इफ 3 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 18 मिनट्स, मतलब 3 पाइप्स हैं, वो 80 मिनट ले रहे हैं कोई जो है टैंक फुल करने में, तो हाउ लैंग इट विल टेक टू 5 पाइप्स, अगर हम पाइप्स की तादाद बढ़ा लें तो ज़ाहिर है टाइम हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा, वो टैंक जो है